नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी जीत की, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन की। देखेंगे सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर बोला क्या हमला, न कोनो तुगलकी कमीशन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का कब होगा ऐलान, जानेंगे एनसीपी के मर्जर पर कब फैसला करेंगी सुनेत्रा पवार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक, दोनों नेताओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी बोले, हमने रणनीतिक साझेदारी को दी ऊर्जा। अजित पवार प्लेन क्रैश हादसे की जांच में जुटी एआईबी, डीजीसीए बोला डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा मिला। जांच में लापरवाही पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उठाए सवाल। आरजेडी प्रमुख लालू यादव को मिली राहत, कोर्ट ने लालू को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील पर टाली सुनवाई। अब अप्रैल में होगी सुनवाई। टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जिम्बाब्वे में मुकाबला बरसात के चलते हुआ रद्द। ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूरी थी जिम्बाब्वे की हार। और शेयर बाजार में तेजी, 173 अंकों की तेजी के साथ 83,450 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 42 अंकों की तेजी के साथ 25,725 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अदालत में राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद राहुल को घेरने के बीजेपी के मंसूबे एक बार फिर नाकाम होते दिख रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ जारी मानहानि केस को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को राहुल के साथ साथ पूरी कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की एक और साजिश फेल हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये पूरा मामला 2023 के करप्शन रेड कार्ड नामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस ने कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल ये कांग्रेस के चुनावी कैंपेन का हिस्सा था। इन विज्ञापनों के जरिए पार्टी ने राज्य में उस वक्त सत्ता पर काबिज बीजेपी पर सरकारी कामों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों से 40% तक कमीशन लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने उस वक्त नारा भी दिया था, 40% कमीशन वाली सरकार। राहुल गांधी ने भी इस विज्ञापन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जिसे लेकर बीजेपी ने शिकायत दर्ज करा दी। पार्टी नेता केशव प्रसाद ने याचिका दाखिल कर राहुल गांधी, राज्य के मौजूदा सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया। उनका आरोप था कि कांग्रेस नेताओं ने उस समय राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अन्य पार्टी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, झूठे विज्ञापन के जरिए इसे पूरे राज्य में फैलाया गया। जनता के बीच हमारी पार्टी और नेताओं के बारे में गलत मैसेज सर्कुलेट कराया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यानी बीजेपी ने अपनी हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया। हालांकि उसका ये दांव भी काम नहीं आया। जिला अदालत ने इस शिकायत पर राहुल गांधी को समन जारी कर दिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस सांसद ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें जीत हासिल हुई। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने यह माना कि इस मामले में कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट का यह फैसला बीजेपी के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से लगातार राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में संसद के बजट सत्र में भी बीजेपी पहले राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की धमकी दे रही थी, लेकिन जब राहुल गांधी ने बीजेपी के नोटिस पर सबूत रखने की बात कही तो पार्टी पलटी मार गई। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ विशेष प्रस्ताव ले आए, जिसमें राहुल की सिर्फ सदस्यता छीनने की ही मांग नहीं की गई है, बल्कि उनके जिंदगी भर चुनाव लड़ने पर भी रोक की मांग की गई है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। कोर्ट हो या संसद, बीजेपी की साजिशों का जवाब देंगे। राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष ने योगी सरकार की घेराबंदी की और सड़कों पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी नेता विधानसभा का घेराव करने उतरे। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान और कैसे कांग्रेस के आंदोलन से उड़ी योगी सरकार की नींद, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में उफान देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार की घेराबंदी कर दी है। दरअसल बीते दिन ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मनरेगा, शंकराचार्य और माता अहिल्याबाई होलकर मुद्दे को लेकर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जिला कोऑर्डिनेटर और एनएसयूआई के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिनमें बाराबंकी सांसद तनुज पूनिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान शामिल है।
इन नेताओं के घरों के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। कांग्रेस ऑफिस को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन पार्टी ने फिर भी अपने पैर पीछे खींचने से इनकार कर दिया। इन हालात में जब कार्यकर्ता विधान भवन की तरफ आगे बढ़े तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधायक आराधना मिश्रा समेत कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आरएएफ और पीएसी के 500 से ज्यादा जवानों ने किसी तरह सभी को उतारकर बस में ठूस ठूस कर भरा और इको गार्डन ले गए। इस दौरान अजय राय को पुलिस की तरफ से घसीटने की भी जानकारी सामने आई है। इस पर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप ने यह आह्वान किया था कि हम शांतिपूर्वक विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन ये देखिए कि इतने बड़े बड़े आदमी से ऊपर के बैरिकेडिंग लगा के यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दे रहे। हमने कहीं भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ये लगाया हुआ, कहीं हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे, कहीं हम पुलिस से वो नहीं कर रहे, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमको विधानसभा नहीं जाना देना चाहता। हाँ किया उन्होंने, लेकिन उसके अंदर कुछ कार्यकर्ता हमारे घायल भी हुए हैं। क्योंकि वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने योगी सरकार के रवैये पर हमला बोलते हुए कहा, बहुत दुखद है। दुखद इसलिए है कि जब लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम किसी पार्टी का, जिसकी सरकार उसका विरोध कर सकते हैं। ये वो सरकार है जो विरोध स्वीकार कर ही नहीं सकती है, विरोध को न देख सकती है, विरोध को न। जिस तरह योगी सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया, इसके बावजूद विपक्ष अडिग रहा और कांग्रेस और सपा एक मत दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी सरकार की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली है। बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं, तो इस वक्त चुनाव आयोग भी मुसीबत में दिखाई दे रहा है। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी का रुख आक्रामक बना हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब सीएम ममता ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है और उसे तुगलकी और हिटलर आयोग करार दिया है। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उबाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। चुनाव का वक्त करीब आते आते राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। नबन्ना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला। उन्होंने आयोग को सीधे तौर पर तुगलकी कमीशन और हिटलर करार दे दिया। ভোট দিয়ে জনগণ সরকার নির্বাচন করে না কোনো তুগলকি কমিশন, তার নিজের ইচ্ছামতো তিনি একটা পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বার বলে। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर बंगाल को निशाना बना रहा है। उन्होंने दस्तावेजों के मुद्दे पर आयोग को घेरा। सीएम ने कहा, जो लैंड हाउस डॉक्यूमेंट बिहार में मान्य है, उन्हें बंगाल में खारिज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इसे बंगाल के साथ भेदभाव और दोहरी राजनीति बताया, तो साथ ही ईआरओ के निलंबन पर भी सवाल उठाए। ममता ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया और पूछा कि आखिर वोटर लिस्ट से कितने नाम काटे गए, इसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा। ममता बनर्जी ने सख्त लहजे में कहा कि कुर्सी हमेशा किसी के पास नहीं रहती। अभी मैं चुप हूँ, अगर मैंने मुंह खोला तो बहुत कुछ हो सकता है। देखा जाए तो सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो आयोग के सामने झुकने वाली नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र करते हुए साफ कहा है कि सच को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। उधर इसी मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग से वक्त मांगा है और बताया है कि अगर चुनाव आयोग समय देगा तो पार्टी का एक डेलीगेशन उनसे मिलने जाएगा। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और वो भी ऐसे दौर में जब 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस वक्त चुनाव आयोग की टीम असम दौरे पर है। सियासी दलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने बैठक की, सियासी दलों की राय मांगी और इसके साथ ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ भी बैठक की। तो क्या रहा इस बैठक में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि 7 मार्च के आसपास वो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस वक्त चुनाव आयोग की टीम असम के 3 दिवसीय दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन चुनाव आयोग ने सियासी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। राष्ट्रीय दलों में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और सीपीएम ने आयोग से मुलाकात की, जबकि राज्य स्तरीय दलों में एआईयूडीएफ, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने चुनाव आयोग से अलग अलग बैठकें की। ये बात तो आप जानते ही हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त 16 फरवरी से राज्य के 3 दिन के दौरे पर हैं।
18 फरवरी को दौरे के आखिरी दिन ज्ञानेश कुमार मीडिया को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग के साथ बैठक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मांग की है कि अगर मुमकिन हो तो एक फेज में और ज्यादा हो तो 2 फेज में वोटिंग करवाई जाए। वोटिंग बिहू त्योहार के आसपास कराने की भी मांग की गई है। बिहू की शुरुआत 14 अप्रैल से होगी और ये त्योहार 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। वैसे बात अगर विधानसभा के कार्यकाल की करें तो उसका कार्यकाल 20 मई तक है, लेकिन 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया लंबी चल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हैं, उनमें असम में ही एसआईआर नहीं करवाया गया है। यहाँ स्पेशल रिवीजन यानी एसआर करवाया गया है, जिसकी फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी को जारी हो चुकी है। फाइनल वोटर लिस्ट में 2,43,000 से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब असम की वोटर लिस्ट में 2,49,58,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 5 राज्यों में जल्दी ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत पर भी टिकी हुई हैं। महायुति सरकार में टकराव तेज होता जा रहा है। खास तौर पर अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी और बीजेपी के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के एक बड़े फैसले को अब पलट दिया है, जिसके बाद एनसीपी ने भी सख्त रुख अपनाया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल बढ़ता जा रहा है। राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के फैसले लगातार पलट रहे हैं और अब उन्होंने 75 स्कूलों को दिए गए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के दर्जे पर रोक लगाने का आदेश दिया है। राज्य में अल्पसंख्यक मंत्रालय अजित पवार के पास था और अब ये मंत्रालय सुनेत्रा पवार के पास है, लेकिन इस मंत्रालय से जुड़े फैसले देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं। वैसे सुनेत्रा पवार ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जिस तरह से पहले सुनेत्रा पवार को वित्त मंत्रालय नहीं दिया क्या और अब उनके मंत्रालय पर सीएम फडणवीस हस्तक्षेप कर रहे हैं, उससे एनसीपी के अंदर गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा है। इसे लेकर सुनेत्रा पवार ने एनसीपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई, जिसमें पार्टी के करीब 35 विधायकों ने एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर की जरूरत बताई। पार्टी के नेताओं को डर लग रहा है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी एनसीपी को कमजोर कर देगी। एनसीपी के मर्जर को लेकर सुनेत्रा पवार को सभी अधिकार दिए गए हैं और सुनेत्रा ने भी पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि अब वो मीडिया में मर्जर को लेकर कोई बयान न दे। एनसीपी की बैठक में सुनेत्रा पवार को पार्टी का अध्यक्ष बनाने पर भी फैसला हुआ, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान 26 फरवरी को होगा। इस दिन एनसीपी अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही सुनेत्रा पवार के नाम पर पार्टी में आम सहमति बना ली गई है, यानी चुनाव सिर्फ औपचारिकता माना जा रहा है। अध्यक्ष बनने के बाद सुनेत्रा पवार पार्टी के मर्जर पर फैसला करेंगी और उससे पहले वो सरकार से अलग होने का फैसला ले सकती है, क्योंकि एनसीपी एसपी के चीफ शरद पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि एनसीपी का मर्जर होगा तो फिर एनसीपी एनडीए में नहीं रहेगी। इस वक्त महाराष्ट्र की एनडीए सरकार संकट में है, तो दिल्ली में मोदी सरकार की बदइंतजामी की पोल खुल गई है। भारत मंडपम में जारी एआई समिट से भारी अव्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। इस समिट में पीएम मोदी के आने से पहले चोरी की खबर सामने आई है, जिसे लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 विवादों के घेरे में आ गया है, जहां एक तरफ दुनिया भर के टेक दिग्गज एआई के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां अव्यवस्थाओं और चोरी की खबरों ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने भी सरकार और उसके प्रबंधन पर निशाना साधा है। बेंगलुरु के स्टार्टअप नियोसेपियन के सीईओ धनंजय यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से ठीक पहले उनके स्टॉल से कीमती एआई वेरेबल डिवाइस गायब हो गए। धनंजय की कंपनी ऐसे डिवाइसेस बनाती है जो बातचीत ट्रैक करने और भावनाओं का विश्लेषण करने में सक्षम है। भारत में ये अपनी तरह का पहला पेटेंटेड उत्पाद है। ये घटना 16 फरवरी की है। दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी को आना था। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दोपहर 12 बजे पूरे एक्सपो एरिया को खाली करवाया गया। धनंजय के मुताबिक उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को अपने कीमती सामान की जानकारी दी थी। वो अपने डिवाइसेस साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर उन्हें आश्वासन दिया कि सामान सुरक्षित रहेगा और उन्हें तुरंत बाहर जाने को कहा गया। समिट एरिया लगभग 6 घंटे तक पूरी तरह सील रहा। इस दौरान वहां सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही मौजूद थे। जब शाम को धनंजय अपने बूथ पर वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। उनके कीमती एआई डिवाइसेस गायब थे और मेज पर केवल खाली पैकेट पड़े थे। इस घटना को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समिट के कुप्रबंधन पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने लिखा, दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां की हालात बहुत ही भयानक है। समिट में मिसमैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जीबिटर्स बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के आने के लिए मेन हॉल खाली करवा दिया गया और एग्जीबिटर्स को उनके ही पेड स्टॉल्स से निकाल दिया गया। इसके अलावा समिट में लोगों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ी, जैसे सिक्योरिटी लैब्स के चलते कई सारे प्रोडक्ट्स चोरी हो गए। समिट वेन्यू में इंटरनेट ना चलने की वजह से डेमो फेल हो गए। फाउंडर्स और एग्जीबिटर्स वेन्यू में एंट्री के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। एआई और टेक इवेंट में लैपटॉप, बैग, कैमरा, वाटर बॉटल बैन था। समिट में पेमेंट मोड सिर्फ कैश रहा। कई एग्जीबिटर्स भूखे रहे।
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एआई समिट के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी अपने लाव लश्कर के साथ वहां फोटो खिंचवाने और रील बनवाने पहुंच गए। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी छवि चमकाने से मतलब है। विश्व स्तर पर देश की इमेज बर्बाद होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आप जानते हैं कि समिट में सुंदर पिचाई, बिल गेट्स और सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज शामिल हो रहे हैं। ऐसे में एक भारतीय उद्यमी के साथ हुई ये घटना देश की छवि को प्रभावित कर सकती है। विपक्ष इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं अभी तक पुलिस या आयोजकों की तरफ से इस चोरी पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सवाल उठ रहा है कि अगर वहां सिर्फ सुरक्षा कर्मी थे तो फिर चोरी किसने की? अब इस मामले में आगे क्या निकल कर सामने आता है, ये तो देखना होगा। एआई समिट में सुरक्षा चूक को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल बांग्लादेश के भविष्य को लेकर भी बने हुए हैं। दरअसल बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनकी कैबिनेट को भी शपथ दिलाई गई है, लेकिन रहमान ने सरकार बनाने से पहले ही मोहम्मद यूनुस सरकार का सबसे बड़ा फैसला पलट दिया। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। तो तारिक रहमान की सरकार में किस किस को मिली जगह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन के साउथ प्लाजा में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। नई सरकार का मंत्रिमंडल 50 सदस्यों का है। इसमें तारिक रहमान समेत 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 3 तकनीकी विशेषज्ञ यानी टेक्नोक्रेट भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। और सबसे खास बात तो यह है कि पूरी सरकार में सिर्फ 8 चेहरे ही पुराने हैं जिन्हें मंत्री के रूप में जगह मिली है, और बाकी के सभी चेहरे नए हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री तारिक रहमान का नाम भी शामिल है। रहमान की कैबिनेट में खलीलुर रहमान को विदेश मंत्री बनाया गया है। अमीर खसरू महमूद को वित्त और योजना मंत्रालय दिया गया है, जबकि सलाउद्दीन अहमद को गृह मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। अब्दुल अवल मिंटू को पर्यावरण और वानिकी और खंडूकर अब्दुल मुक्तदिर को वाणिज्य मंत्री के तौर पर सरकार में जगह दी गई। तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद संभालने से पहले ही एक्शन में दिखाई देने लगे, क्योंकि पीएम पद की शपथ से पहले सुबह उन्हें और बीएनपी के दूसरे सांसदों को सांसद पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन बीएनपी के किसी भी सांसद ने संवैधानिक सुधार आयोग के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। दरअसल बांग्लादेश में इस बार नई सरकार के चुनाव के साथ ही जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी कराया गया था, जिसमें लोकतंत्र में सुधार की शुरुआत होनी थी। इसके लिए सबसे पहले सभी चुने हुए सांसदों को संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेना था, लेकिन बीएनपी ने इसे नहीं माना। पार्टी नेताओं का कहना है कि हम इसके लिए नहीं चुने गए थे। और दूसरा, चुनाव सुधार का काम कोई कार्यवाहक सरकार नहीं कर सकती। यानी मोहम्मद यूनुस जिसे अपनी सरकार की सबसे बड़ी सफलता बता रहे थे, उसे नई सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में अपनी चुनावी रैली करने के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे, लेकिन उसके पहले चुनाव आयोग वहां पहुंच चुका है। चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव के 7 अधिकारियों को निलंबित करके चीफ सेक्रेटरी को तमाम आदेश दे दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी को अपने कब्जे में करने का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार की मशीनरी अपने हाथ में ले लेना। इसका मतलब साफ है कि पश्चिम बंगाल में भी मोदी है तो जीते वाला फॉर्मूला लागू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।